तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 12वां अध्याय वन हमारी जीवन रेखा के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे क्या हमें बढ़ती जनसंख्या के लिए वन काटने चाहिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, वनों में हमें शोर क्यों नहीं करनी चाहिए, एक वन से हमें कितने प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, कैनोपी तथा अधोतल किसे कहते हैं, वनों में खाद्य श्रृंखला कैसे चलती रहती है, खाद्य श्रृंखला में अपघटक की क्या भूमिका होती है, वनों को हरे फेफड़े कहने का क्या कारण है, वन एक गतिक सजीव इकाई है, कैसे, वनों को हमें क्यों संरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। स्वर्ण जयंती क्या होता है बच्चों? जब 50 साल किसी भी चीज के पूर्ण हो जाते हैं तो उसे स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द यानी आसपास आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। फेफड़ा हमारे लिए क्या करता है बच्चों? फेफड़ा हमारे लिए ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है, यानी हमारे शरीर में भरपूर ऑक्सीजन पाने का एक क्षेत्र है वह फेफड़ा। ठीक उसी प्रकार वनों से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि वनों में सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। वन जल शोधन तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया,
टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सूकर, वराह या सुअर, गौर या बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 12.1। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काष्ठ या लकड़ी से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप या जड़ी बूटी भी वनों से हमें प्राप्त होते हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को वनों में आखिर किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष की शाखीय भाग से ऊपर उठ जाता है
जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह वितान या कैनोपी कहलाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 12.2 औ पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़ें। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गोंद, लकड़ी, औषधीय और तेल वे कौन से पेड़ हैं जिनसे हमें गोंद मिलती है? वे कौन से वृक्ष हैं जिनमें लकड़ी पाई जाती है? तो वे शीशम है। और कौन से वृक्ष हैं वे उनके नाम आपको बताने हैं। औषध हमें कौन कौन से वृक्षों से प्राप्त होता है? जैसे नीम। और कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है आपको बताने हैं। हमें तेल चंदन के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। और किस वृक्ष से हमें तेल प्राप्त होता है वो आपको लिखने हैं। इस सारणी को बच्चों आपको ही खुद से पूरा करना है। अब हम जान लेंगे एक और क्रियाकलाप के बारे में। क्रियाकलाप 12.2 ब अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषता जैसे लंबाई, पत्तियां का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज में परस्पर भिन्नता होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्हें झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट मकड़ियाँ, गिलहरियाँ और चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाना आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान यानी सड़ी गली पत्तियों और फलों, बीजों की टहनी और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्र कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या
क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं या सड़ी गली वस्तुएं हमेशा गर्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों इत्यादि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घासों को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेढक खा लेते हैं। फिर मेढक को सर्प खा लेते हैं और फिर सर्प को उकाब या गरुड़ खा लेते हैं। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध एक दूसरे से जुड़ी होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न या बाधा पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों या सहस्त्रपदों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह जीव वहां कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अब घटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है।
जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में भी जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हरिणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। तो बच्चों, ये लीद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लीद वज्र पदार्थ होते हैं। प्रत्येक जंतुओं के शरीर में उत्पन्न होने वाला वज्र पदार्थ जो वे निर्मुक्त करते रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदचिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर या लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते रहते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में भी सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता रहता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। पहेली को याद आया
कि उसने अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। क्या आप यह समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वह वहां कैसे उग आया? अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे, तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी, जैसा आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार वनों में वर्षा हो रही है। वर्षा की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती है और भूमि में अस्रावित हो जाती है। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटा के बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती, तो नालों और सड़कों में पानी भर गई होती। बच्चों, आप जानते होंगे, शहरों में वन नहीं पाए जाते, क्योंकि वनों को काट कर ही शहर बनाए जाते हैं और जनसंख्या को बसाया जाता है। तो क्या अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर वन ना होने पर क्या होगा? जैसा आप यहाँ इस नंबर 1 चित्र पर देख पा रहे हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और उस ताप को सहन करने की शक्ति हम में से किसी भी जीव की नहीं है। तो क्या हम बच पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अगर आप ध्यान दें इस 2 नंबर के इस चित्र को, आप देखकर ये समझ पाएंगे पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिल पा रहा है। तो पेड़ ना होने के कारण हम जैसे जीवों को खाद्य जब नहीं मिल पाएगा, तो हम भी मृत्यु को प्राप्त हो पाएंगे। अगर हम ध्यान दें इस 3 नंबर के चित्र पर, जहां देखेंगे आप कि यह वृक्ष के कट जाने से बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई है। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है और कई गांव के गांव, शहर के शहर डूबे रहते हैं पानी में। अतः आप क्या सीखते हैं? हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? सोचिए बच्चों, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है, तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं, यानी उसे रिसने देते हैं मिट्टी तक, और यह वर्ष भर भौम जल का स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्ष तथा अन्य पौधों के मूल या जड़ सामान्यतः
मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है और मिट्टी की परत धीरे धीरे कम होती रहती है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी काफी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। साथ में आपको यह जानना भी चाहिए बच्चों, वन न केवल शब्दों को अवशोषित करते हैं, बल्कि धूल के कणों को भी अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों इत्यादि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ या लकड़ी और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत होते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ बूझो पूछता है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों, आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि वन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप फ्री में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।